हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब तक आपको पता हो तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। मुश्किल से अब 2 3 4 टॉपिक और हैं, ठीक है। तो अब से ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर आई थिंक तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बचा है। अब बहुत चीज़ें समझने वाली है। अब तक हम क्या कर रहे थे भाई, किसने क्या मॉडल दिया था, वो सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, आप लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया था कि भाई बोर मॉडल ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन भाई कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे चारों तरफ घूमता है, वर्ताकार होता है। फिर सोमरफील्ड आया था, दीर्घ वर्ताकार की बात कर ली, ठीक है। फिर हमने प्रकाश की बातें कर ली। फिर अब जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली का संबंध। देखो, जैसे ये सब रिलेशन आने लग गए ना, डी ब्रोगली आया, हाइजेनबर्ग आया, पूरा एटॉमिक का मॉडल ही बदल गया। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, सारे जो हमने भी एटॉमिक मॉडल बनाए थे वो सब कुछ हमने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के बनाए थे। फिर देखो, इन्होंने एक सुबह ये नींद से उठे, उन्होंने क्या बात बोली कि भाई जैसे मैटर जो होता है ना, मैटर मतलब कोई भी द्रव्य, द्रव नहीं बोल रहा हूँ, द्रव्य, ठीक है। तो जैसे प्रकाश में, पहले ये बात आई थी भाई प्रकाश में या लाइट में, ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते हो, प्रकाश या लाइट में दो नेचर होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है लाइट नेचर, एक होती है वेव नेचर, वेव तरंग, और दूसरी होती है पार्टिकल नेचर, कण की प्रकृति होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर लाइट में ऐसा होता होगा तो क्या पता मैटर में भी ऐसा होता होगा। कि भाई मैटर में भी कैसी प्रकृति होती है? दो तरह की प्रकृति होती है। कौन कौन सी? वेव, तरंग की प्रकृति, और पार्टिकल नेचर, कण की प्रकृति। बिल्कुल भाई। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे लाइट में दो तरह की नेचर होती है, तरंग और कण की, वैसे ही जो मैटर और द्रव्य होते हैं उनमें भी कैसी प्रकृति होती है? दो तरह की नेचर होती है, पार्टिकल भी होते हैं और कण भी होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन भी तो इसी में आएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में भी कैसे नेचर होंगे? दो नेचर। तो इलेक्ट्रॉन में भी कौन कौन से नेचर पाए जाएंगे जी? एक तो होगा वेव नेचर और एक होगा पार्टिकल नेचर, तरंग और कण। तो इन्होंने पदार्थ की ड्यूल नेचर दी थी। कौन सी? ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है। द्रव्य की दोहरी प्रकृति। और इनका कहना भी देखो बहुत हद तक सही भी था। क्यों सही था? जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक बताओ, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा आता है तो पार्टिकल ही, लेकिन कितना छोटा है वो क्या दिखाई देता है? उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से घूमता है कि पार्टिकल तो होता ही है, लेकिन साथ में इतनी स्पीड से घूमता है कि उसके अंदर कौन सी नेचर आ जाती है? वेव नेचर आ जाती है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जनरली आप ये बोल देना कि जैसे लाइट में वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है, उसी तरह डी ब्रोगली ने बात बोली कि मैटर में भी ड्यूल नेचर होता है, तरंग और कण। और मैटर में कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कैसी नेचर होती है? ड्यूल नेचर होती है। तो इनके द्वारा इन्होंने ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया। क्लियर है कि यहां तक सब समझ चुके हैं? तो ध्यान रखना, डी ब्रोगली ने क्या बोला? तो उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है? ड्यूल नेचर होती है। वो पार्टिकल भी होता है एज वेल एज वेव भी होता है, कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसको उन्होंने किससे रिलेटेड किया था? मैटर से। और एक्चुअल में ऐसा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। आप जानते हो कि उसका कुछ ना कुछ पॉइंटों में मास है। मास तो है ना, मुझे पता 10⁻³ kg होता है, लेकिन कुछ तो मास है। क्लियर है सभी तक यहाँ के? ठीक है। तो इन्होंने ये बात और बोल दी कि भैया जैसे मैटर में दो नेचर होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन में भी क्या है? दो नेचर। कि सर हमारे में भी होती है क्या? हम भी तो मैटर है। बिल्कुल, आप में भी होती है। कि हम तो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों में पार्टिकल नेचर ज़्यादा है और वेव नेचर क्या है? कम है। लेकिन भूत में पार्टिकल नेचर क्या है?
कम है, और वेव नेचर क्या है उसका, ज़्यादा है, इसलिए भूत दिखाई नहीं देता है, इसलिए भूत होते हैं, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, है ना। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कुल मिला के एक छोटी सी बात बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है उसमें क्या पाई जाती है, मास वेव। ठीक है, द्रव्यमान तरंग पाई जाती है। जो कौन जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखो सब प्रूफ करके बताओ, हमें तो प्रूफ करके बताओ कि भैया कि एक कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके अंदर वेव फंक्शन भी है और उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। भाई कण की प्रकृति भी होनी चाहिए और तरंग की भी। करता हूं मैं। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे समझो। देखो आइंस्टीन की इक्वेशन आई थी, आपको पता हो तो आइंस्टीन की इक्वेशन है। ठीक है, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो क्या है, सब जानते हो, E इक्वल्स टू क्या होता है, mc²। और ये इक्वेशन उन्होंने किसके लिए दी थी, पार्टिकल के लिए दी थी। पार्टिकल एनर्जी की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, जिसका भी इसका मास होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। और जानते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, उसका वेग भी होता है। उसके बाद आप जानते हो प्लांक ने विकिरण के लिए दिया था, प्लांक ने रेडिएशन के लिए एक फॉर्मूला बताया था, याद है क्या, विकिरण की बात की थी। बताओ क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू hν। क्लियर हो गया। और hν बराबर, और आप सभी लोग जानते हो म्यू बराबर क्या था जी, c/λ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c/λ। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन को नंबर 1 बोला और इसको 2 बोला। क्लियर है। इक्वेशन 1 और 2 को देखो इक्वल करते हैं, 1 और 2। पहली क्या है, E इक्वल्स टू mc²। देखो m क्या है यहाँ पे, मास, और मास हमेशा किसका होता है, पार्टिकल का। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, लैम्बडा। लैम्बडा किसकी वेवलेंथ होती है, वेव की। क्लियर है। ठीक है, चलो देखो। और दूसरा, ये तो नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 इक्वेशन क्या थी, बोलो, E बराबर hc/λ। दोनों को कंबाइन कर दें 1 और 2 से, तो बता दोनों का एक साइड सेम है। देखो ये साइड सेम, तो ये साइड सेम हो जाएगा, क्या आ गया। तो आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा। ये क्या है, E क्या है, एनर्जी है, किसकी है, जिसका मास है। यहाँ पे E क्या है, जिसका लैम्बडा है, जिसकी वेवलेंथ हो। और लैम्बडा किसका होता है, तरंग का होता है। याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको मैंने जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि लैम्बडा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। क्लियर है। और वो किसके लिए पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पढ़ी थी, याद हो तो। ठीक है, चलो जी। तो देखो, क्या मैं एक सी से एक सी काट दूं, देखो बच्चों, देखो काट दूं। अच्छा क्या बच गया बताओ, m और c बच गया यहाँ पे h/λ। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ से लैम्बडा को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने लैम्बडा को इधर भेज दिया और mc को इधर भेज दूँ, ठीक है, इसको स्मॉल कर देना आप। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mc। ठीक है, ध्यान रखना c यहाँ पर वेलोसिटी को दिखाता है, वेग को दिखाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। क्लियर यहाँ तक सभी को। देखो ये फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, आपने फॉर्मूला निकाला लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। ध्यान रखना mv बराबर क्या होता है, संवेग या मोमेंटम बोलते हैं इसी को, मोमेंटम। ठीक है, किससे दिखाते हैं इसको, p से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इक्वल टू h/p। और याद करो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्बडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p।
और ये हटता तभी तो क्या आता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी बराबर ही क्या होता है, एम वी। तो बताओ लैम्बडा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन एम वी। घूम फिर के वही आ रहा है। तो एक इस फॉर्मूले में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, नोटिस करो, दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं चलो एक बार इसी फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, तुम देख रहे हो यहाँ पे लैम्बडा आ रहा है, देखो लैम्बडा आ रहा है यहाँ पे। लैम्बडा मतलब क्या होती है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और मुझे बताओ तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, वेव की होती है, ठीक है। और बताओ यहाँ पे एम दिख रहा है क्या, एम वो क्या होता है, मास, द्रव्यमान। ये किसका होता है, पार्टिकल का होता है। क्लियर हो गया सभी को। आई थिंक आपको अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमने फॉर्मूला निकाला है वो बहुत ही सिंपल है। एक बार आप नोट करो, मैं वापस से बताऊंगा, ठीक है। चलो नोट करो, मैं हट जाता हूं एक बार। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, लॉजिकल सोचोगे यहां तक पहुंच जाओगे। फिर आगे डेविसन जर्मन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके प्रयोग को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया कि नहीं भाई ये बात सच बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल 2 नेचर होती है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव। अब सोचो, तुम दिमाग लगाओ, थॉमसन, रदरफोर्ड और ये बोर साहब इलेक्ट्रॉन को क्या मान के कैलकुलेट कर गए, पार्टिकल। और बाद में चला कि इसमें क्या होते हैं, वेव फंक्शन भी होते हैं। और जब इसका हिजनबर्ग आया ना, उसने तो बैंड बजा दी थी एटॉमिक मॉडल की, उसने तो आके पूरी पलट दी, जीरो पे पहुंचा दिया वापस। उसने तो बोर साहब की मॉडल की ऐसी तैसी कर दी थी पूरे अच्छे से। कैसे की थी देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। नोट कर लिया होगा वैसे आप लोगों ने, तो देखो वापस से करते हैं एक बार, ठीक है भाई। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर की, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति की। इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकृति होती है, कौन कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे। तरंग भी होती है और कण भी होती है। कि प्रूफ करके बताओ यार। तो हमें पता है आइंस्टीन का फॉर्मूला पार्टिकल्स के लिए था, क्या होता है, mc²। फिर प्लांक का फॉर्मूला में आया इक्वल टू क्या हो गया, एच म्यू। ये फॉर्मूला किसके लिए था, पार्टिकल के लिए था, पार्टिकल की एनर्जी के लिए था। और ये किसके लिए था, रेडिएशन एनर्जी के लिए था। तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, तो मुझे पता चला कि mc² क्या होता है, एच म्यू। फिर मुझे चला म्यू बराबर क्या होता है, c बाय लैम्बडा। तो mc² इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाय लैम्बडा। फिर सी से सी मैंने काट दिया, क्या बच गया, mc बाय सी बाय लैम्बडा। लैम्बडा बराबर क्या होगा, c अपॉन mc। फिर मुझे पता है c को ही क्या मैं बोलता हूँ, v बोलता हूँ, क्योंकि इसी को क्या बोलते हैं हम, वेग या वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है। तो बताओ यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं, सॉरी ऊपर, व्हाट इज दिस, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आया चाहेगा ना। चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है कि सर, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो ये हो गया। अब मैंने कहा एम वी क्या होता है, संवेग होता है, पी होता है, या फिजिक्स में पढ़ते हो। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया, एच अपॉन पी। तो मैं कह सकता हूँ ना, लैम्बडा संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सवाल कई बार हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार आ चुका है, कई बार। क्लियर है बच्चों। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब नोट कर लो। क्लियर हो रहा है ना, कैसे कर रहे हैं, पता रहना चाहिए, ध्यान रखना है ना। चलो तो हमने प्रूफ कर दिया, मुझे पता है जो ये लैम्बडा होता है ये क्या होता है, वेवलेंथ होती है, वेव के लिए होता है। और बताओ यहाँ पे ये जो m होता है वो क्या होता है, मास होता है। और मास या द्रव्यमान किसका होता है, हमेशा वेव का तो होगा नहीं, कण का ही होगा, पार्टिकल का ही होगा। देखो एक ही फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन के लैम्बडा की भी बात कर लिया और उसके m की भी, मतलब वेव की भी बात कर लिया और कण की भी बात कर ली। क्लियर है, नोट करो। यहाँ तक क्लियर हो गया, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो कर लेना इसको, ठीक है। फिर इसको मैं एक न्यूमेरिकल करा दूंगा इसके ऊपर, बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेना। देखो इस थ्योरी के बाद एक छोटी सी थ्योरी और आई थी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग, मैं इंक डाल देता हूँ मार्कर में, जब तक आप वीडियो को आराम से स्किप कर सकते हैं। हो गया। चलो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत।
देखो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत आया था उसको बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देखो इसने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक चीज़ बोली, बहुत ही यूनिक चीज़ बोली थी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है, अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या यूनिक चीज़ बोली थी। इन्होंने बोला था कि भाई अच्छा एक बात बताओ, जो बोर साहब है उन्होंने क्या बोला था, भैया ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। बोर साहब ने क्या किया था, दिमाग लगाना, उन्होंने इस यहाँ न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस निकाली थी और उन्होंने ये भी पता कर लिया था इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो बोर के अनुसार अगर हाइड्रोजन वाले की बात करें तो एक ही टाइम में उससे जो उसकी रेडियस भी पता है और उसकी वेलोसिटी भी पता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर और कितने वेग से घूम रहा है। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, कि इस दुनिया में अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, चालित पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी गतिशील कण है, ठीक है, तो उसका आप एग्जैक्ट टाइम पे, एक निश्चित समय पे या मैं बोलूं एग्जैक्ट टाइम पे आप उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति या उसकी वेलोसिटी या उसका संवेग, या तो संवेग लिख लेगा या उसकी वेलोसिटी, उसका वेग और उसका मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। सर क्या बात हो गई, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बोला कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो यू कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट इन टाइम ऑफ योर पोजीशन एंड एज वेल एज वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो तुम ये नहीं बता सकते कि वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, और अगर तुमने ये बता दिया कि वो कितनी स्पीड से घूम रहा है तो तुम ये नहीं बता सकते वो कहाँ पर है। तुम दोनों में से किसी एक चीज़ को बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, मुझे ये समझ में आया कि ये वेव यहाँ थी, अतः कितनी स्पीड से निकली तुम्हें पता चल रहा है क्या, नहीं। अगर मैं ये पता कि वेव कितनी स्पीड से आ रही है लेकिन कहाँ पर है, नो आइडिया। समझ में आ गया, इसको उतारो फिर डेफिनेशन लिखो, मैं लिखवाता हूँ, लिखो। It is impossible to determine the exact position and velocity for the moving particle like electron. लिखो, हाइजेनबर्ग के अनुसार गतिशील कण की, ब्रैकेट लिख देना, इलेक्ट्रॉन, गतिशील कण की एक साथ उसकी स्थिति और संवेग का यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है, तो ध्यान रखना एग्जैक्ट टाइम पे आप ये बात नहीं कर सकते हो, CAT कर देना, एग्जैक्ट टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके संवेग नहीं निकाल सकते। तो भाई कैसे निकाल सकते हैं, तो इन्होंने फॉर्मूला निकाला। क्या फॉर्मूला दिया इन्होंने, ये बोला कि माना पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तुमने थोड़ी देर बाद देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है बताओ, तो इन दोनों के बीच में, दिमाग लगा लिया, सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि आप एग्जैक्ट टाइम में नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन का, पर मैं ये तो बता सकता हूँ कि देखा जब यहाँ था, अब देखा जब यहाँ था, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, ध्यान रखना यहाँ पे H/4 पाई एंगुलर मोमेंटम का मान। इन्होंने बोला भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन की स्थिति। क्लियर है? पी क्या है यहाँ पे बच्चों? संवेग। किसका संवेग? इलेक्ट्रॉन का संवेग। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h/4 याद है? h/2 पढ़ा था। कौन है संवेग? याद आ गया? एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मान कितना बता दिया इन्होंने? h/4 बता दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या बोली भाई, इलेक्ट्रॉन को एक साथ आप उसकी वेलोसिटी उसकी रेडियस निकाल नहीं सकते। बोर्ड ने तो निकाल दिया था, बोर्ड को तो पता था इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, उसकी रेडियस क्या है, पर वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, तब वो थोड़ा सा लॉजिकल बता पाया। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बोर्ड तो फेल हो गया, क्योंकि बोर्ड तो पार्टिकल मान रहा है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल भी है और वेव भी है। समझ में आ गई बात है? बचपन में जो पैदा होता उसको लड़का समझ रहे थे, 5 साल बाद चला वो तो लड़की थी, है वो वाली बात यहाँ पर आ गई कि भैया अब तक तो इलेक्ट्रॉन क्या था? पार्टिकल था। लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना होकर कौन सा फंक्शन है? वेव है। फिर बाद में एक बात और समझ में आ गई कि यार अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, सीधी सी बात है, कोई पार्टिकल बहुत तेज घूम रहा है, अगर तुम्हें पता हो यहाँ पर वो कितनी स्पीड से घूमा तुम्हें नहीं बता पाओगे, और वो कितनी स्पीड से घूम रहा है तुम्हें नहीं बताओगे वो कहाँ पर है। तो हम कुल मिला के फिर से वही बात पे पहुँच गए कि आखिर न्यूक्लियस होता कैसे, उसमें कौन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो आज भी प्रॉब्लम हो गई यहाँ तक। फिर श्रोडिंगर साहब ने आके बताया, जापानी था वो, एक ही जापानी केमिस्ट्री में आया था जिसने पूरी बैंड बजा के रख दी लोगों की। ठीक है, फिर उसका उसी का वेव फंक्शन चलता है आगे चल के। चलो बात करेंगे, अभी आप ये उतार लो, फिर आगे बात करते हैं आराम से। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये आप उतार लेना। ठीक है, देखो इनके फॉर्मूले में बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। कैसे चेंजेस हो सकते हैं? देखो सही है वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? देखो P बराबर क्या होता है? mv। डेल्टा बराबर ये भी क्या हो जाएंगे? डेल्टा। m तो क्या होता है? मास। मास तो फिक्स होता है, चेंज कौन होगी? वेलोसिटी। तो डेल्टा P बराबर क्या लिख सकता हूँ? m डेल्टा v। रख दो यहाँ मान। इन दोनों को नीचे भेज दो बोली, या ऐसे भी लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? है? ठीक है, ध्यान रखना ये इक्वल टू का भी साइन है, बराबर भी हो सकता है और इससे बड़ा भी हो सकता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर करके लिख दूँ एक बार, h/, क्या नीचे 4πm डेल्टा v। इससे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति निकालनी हो तो उसका v पता हो, उसका m पता हो, बस निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ध्यान रखना। और भी है वैसे तो, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हो आप। इसकी आइंस्टीन की क्वेश्चन का है ये, सब डेरिवेशन किया गया ये। ठीक है, आपके बिल्कुल शॉर्ट में है। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इतना तो। ठीक है, अब बनाते हैं चार्ट, देन फिनिश। चलो नोट कर लो। समझ में आ रहा है बात कैसे कर रहे हैं, है ना? आई थिंक आपको अच्छे से अब आ गया होगा, है ना? क्या करें, आजकल तबीयत थोड़ी ऐसी चलती है तो वीडियो बना नहीं पाता हूँ, है? आप लोग गुस्सा आता होगा, मास्टर एटीट्यूड में वीडियो नहीं बना के दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक है, चलो चलो, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब सुनो, चार्ट देख लो। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ा तुमने? डी ब्रोगली। ठीक है, तो डी ब्रोगली का देख लेना आप। ठीक है, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला था? लैम्बडा इक्वल्स टू h/p। समझ गए? इन्होंने किसकी बात की थी बताओ मुझे? डी ब्रोगली ने ड्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति की बात की थी। ठीक है, ये बोला था। इन्होंने और फॉर्मूला बनाया था, कौन सा बोलो? लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो सकता है? h/mv। फिर कौन से साहब आए? हिजेनबर्ग साहब आए।
इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी XYZ, ठीक है, हो गया, कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, तो एक साथ आप उसकी एग्जैक्ट टाइम पे उसकी आप क्या डिटरमाइन, डू नॉट डिटरमाइन, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम। हिंदी मीडियम में लिख देना, ठीक है। यथार्थ मान ज्ञात नहीं कर सकते, उसकी स्थिति का और उसके मोमेंटम का। क्या फॉर्मूला बनाया था? अब इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे ताकि आपको ये आसान लगने लग जाए। क्लियर है? ठीक है, देखो भाई न्यूमेरिकल करने के लिए देखो सिंपल सा करेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू एच म्यू। ये आपको मैं लाइव क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बोर्ड पे समझाऊंगा तो फिर से वही दिक्कत होगी। ध्यान रखना, जो भी टेस्ट लिया था उसका न्यूमेरिकल मैं लाइव क्लास में समझा दूंगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा अपने आप कि मुझे लाइव क्लास कब लेनी है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक सब क्लियर आई थिंक हो चुके होंगे, ठीक है। चलो तो आप इसको अब नोट कर लो चार्ट को फटाफट, और ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और आपको पता हो तो 1/λ क्या था, म्यू बार भी था, ये भी पता होना चाहिए। और म्यू बराबर क्या होता है, c/λ होता है, ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, चलो जी। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप अच्छे से आई होगी। चलो नोट कर लो।